अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। शाजिया ज़ीशान ज़ाती वजूहात की वजह से रुखसत पर हैं, लिहाजा उनकी जगह आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ में सर अंजाम दूंगी। नाज़रीन, खबरें ये है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा और JUI की शराइत पर बनेगा। अब ये बात अहम है कि शराइत या मुतालिबात हैं क्या जो इमरान खान से भी मनवा लिए गए हैं। यानी खबर ये है कि PTI ने इमरान खान से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इत्तेहाद बनाने पर अडियाला जेल से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। तो नाजरीन, शर्त यह है कि अगर इत्तेहाद बना तो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकिरात PTI नहीं बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद करेगा और मुमकिन तौर पर ग्रैंड अलायंस की सरबराही भी मौलाना के हाथ में होगी। यानी क्या ये कहा जा सकता है कि अब PTI की मकबूलियत के बेलगाम घोड़े को लगामे मौलाना डालेंगे? नाजरीन, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। क्या मंजर होगा जब डीजल के नारे लगाने वाली PTI के क्राउड को मौलाना लीड कर रहे होंगे, या वही मौलाना इमरान खान की रिहाई करवा रहे होंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वाली सियासत ने कहाँ जाना है इसका फैसला मौलाना कर रहे होंगे। JUI ने ज़ुबानी यकीन दहानी के बजाय PTI से इन रिटन जवाब मांग लिया है। JUI ने PTI के सामने मजीद सवालात भी रखे हैं। JUI का मानना यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI को एतमाद में लिया गया, मगर बाद में JUI पर इल्ज़ाम लगाया गया जो कि अफसोसनाक है। ऐसा क्यों किया गया, उनकी जानिब से मुतअद्दिद सवालात उठाए गए और क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर ये भी कहा गया है कि PTI इमरान खान से मुशावरत ज़रूर करे, मगर हतमी फैसला अपोजिशन इत्तेहाद का ही होगा और तमाम फैसले तहरीरी होंगे। तो सवाल ये है कि इमरान खान हमेशा से अपनी एग्रेसिव सियासत की वजह से जाने जाते हैं, तो क्या वो अपने फैसलों का पूरा इख्तियार अपोजिशन इत्तेहाद को दे देंगे, या फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बात सच होगी कि PTI के रवैये की वजह से अपोजिशन इत्तेहाद का बनना और चलना मुश्किल है। अगर ये इत्तेहाद बनता है तो क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है? दूसरी तरफ PTI बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़े पर जहां हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे रही है, वहीं एक कंडीशन भी रख रही है। PTI के सेनेटर शिबली फराज का ये मानना है कि दहशतगर्दी के मसले पर सियासी सपोर्ट देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, मसला हल करना है तो इमरान खान को पैरोल पर रिहा करना होगा। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत ना मानी तो क्या PTI APC में जाने से इनकार कर देगी? क्या दहशतगर्दी के मामले पर PTI का हुकूमत के साथ ताउन गैर मशरूत नहीं होना चाहिए? इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के मुतालबे पर हुकूमत का ये मानना है कि PTI मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक शख्स यानी इमरान खान की मफादात की जंग लड़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तो ये भी मानना है कि PTI ने जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। PTI इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रही है, मगर खबरें ये भी आ रही हैं कि सोशल मीडिया को लेकर PTI के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है। पार्टी के बेशतर रहनुमा ऑफिशियल अकाउंट से जारहाना ट्वीट से परेशान हैं और उनका मानना यह है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का मामला सियासी कमेटी इमरान खान के सामने उठाएगी। अब सवाल यह है कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है। दूसरी तरफ इमरान खान को कोई रिलीफ ना दिलाने पर PTI वकला और इमरान खान की बहन अलीमा खान भी आमने सामने आए। कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि अलीमा खान और नईम हैदर पंजौता के दरमियान तकरार भी हुई। अलीमा खान ने वकला से ये बोला कि भाई क्या ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाता है, तो बताएं कि अब तक अदालत से इमरान खान के लिए क्या रिलीफ लिया गया। जिसके बाद नईम हैदर पंजौता ने इमरान खान से अलीमा खान की शिकायत भी की थी। तो सारा मामला क्या है? रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजौता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो क्या ये तय है कि ग्रैंड अलायंस अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा, मगर JUI की शराइत पर बनेगा? शराइत क्या रखी गई हैं और इस बात की भी तस्दीक करें कि क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया है इन शराइत को मानने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखें, हम इस वक्त मुल्क में मुल्क की आज़ादी की खातर, जमहूरियत की खातर, रूल ऑफ लॉ की खातर ये फाइट, और हम तमाम उन जमातों को जिस वक्त अपोजिशन के अंदर हैं उनको दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, इस मुल्क की खातर हम आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तमाम इदारे आज़ाद हों, जमहूरियत बहाल हो, कानून की बालादस्ती हो, हर बंदा जो है वो खुशहाल हो सके। लेकिन इसको अगर कोई सियासी रंग दे, कोई ये बात करे कि ये ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, उस जमात के पास क्यों गए, इस जमात के पास क्यों गए, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और उस मौक़िफ़ पर अगर कोई जमात भी आगे चलती है तो डेफिनेटली वो तारीख में अपना नाम लिखवाएगी। इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के ऊपर ये तमाम तर जो है मामला आगे बढ़ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेंगी। मौलाना साहब से भी हमारी बातचीत चल रही है। मौलाना साहब बिल्कुल हमारे साथ जो है वो लूप में हैं और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि वो तमाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएँ। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह हदायत है कि मौलाना साहब को या दीगर जमातों को, जितनी भी जमातें हैं, जमात इस्लामी है या उसके अलावा है GD है, उन तमाम को एंगेज कीजिए। तो हमारी मीटिंग्स जारी हैं मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए।
पंजौता साहब, इस बात की तस्दीक करें कि क्या ये शर्त रखी गई है JUI की तरफ से कि अपोजिशन इत्तेहाद को लीड मौलाना फजलुर रहमान करेंगे और वो तमाम तर इख्तियारात लेना चाह रहे हैं फैसलों के? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट हेल्प करने के लिए हमारी बातचीत जो है, क्योंकि ट्रस्ट सबसे मेन चीज़ है। ट्रस्ट के बाद बाकी तमाम चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं और इंशाल्लाह ताला हम मौलाना साहब के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं कि सरबराही जो है वो करें या चकज़ई साहब लीड करें, तो इसमें जो है वो जो भी उनकी तरफ से बात होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अभी तक हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं दी गई कि उनकी शराइत क्या है या उसके ऊपर हमारा क्या है। जब हमारी तरफ से ऑफिशियल बयान आ जाएगा तो फिर आपके सामने रखने में आसानी होगी मुझे। और आपने ट्रस्ट की बात की, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान को ट्रस्ट है तभी वो तहरीरी तौर पर मांग रहे हैं तमाम तर शराइत की जो हामी भरनी है PTI ने? देखिए, TROs तो डेफिनेटली तय होते हैं जब अलग है, हमारी जमात अलग है। तो जब आपने एक साथ सफर करना है तो सफर के अंदर डेफिनेटली जो आपकी बातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसको लेकर ये तो है नहीं कि कोई पर्सनल मामला कोई दो भाइयों का या किस तरह, बल्कि पूरी कौम के मौक़िफ़ की तर्जुमानी जो है वो हम कर रहे हैं। पंजौता साहब, इससे पहले भी हमने ज़ाहिर रिफ्ट देखी थी JUI के दरमियान, PTI के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर के तमाम तर मुतालिबात माने गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। फिर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़, JUI के ख़िलाफ़ कि इन्होंने धोखा दिया है। तो आपको लगता है कि जो एक ज़ाहिर बैकग्राउंड चलता आ रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट उसमें नज़र आ रहा है, आप किस तरीके से, क्या नई चीज़ होगी, क्या नई कंडीशंस होंगी जिस पे आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट अब बिल्ड होगा और अब उनके साथ हम चलेंगे? देखिए, जो मुतालबात हैं जो वो मौलाना साहब की जमातें तय करेंगी, क्योंकि देखिए जब आप किसी को साथ लेकर चलते हैं, किसी के साथ चलते हैं तो मुशावरत के साथ मुश्तरका फैसला होता है और जो फैसला होगा चाहे वो नए के लिए होगा, चाहे वो उसके अंदर कोई और चीज़ होगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस मौक़िफ़ के ऊपर जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर हम आगे बढ़ें और मुल्क के लिए हम जो है फाइट इसको कंटिन्यू करें। उनकी शराइत के हवाले से तो ज़ाहिर भी आप क्लियरली बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक बेसिक एजेंडा बता दें हमें अपोजिशन अलायंस का कि JUI और PTI के दरमियान मुश्तरका कंसेंसस किस बात पर है कि हमने इस एजेंडे को लेकर आगे चलना है? देखिए, एजेंडा मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए है। जो इलेक्शन चोरी किया गया, जो डाका डाला गया, इसके ऊपर ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। इसी तरह से हमारा मौक़िफ़ उसके ऊपर बड़ा क्लियर है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत और इस ऐवान की बालादस्ती है, तो वो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें इसके साथ मनसूब, तो ये तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। इस मौक़िफ़ के ऊपर जो है तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। अब देखें, रूल ऑफ लॉ होगा ना मुल्क के अंदर, तो फिर आपके सियासी कैदी जितने हैं वो भी आपके रिहा होंगे, चाहे इमरान खान साहब वो अहली हों या बाकी वर्कर्स हों। रूल ऑफ लॉ होगा तो आपकी 26वीं तरमीम भी वापस हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ होगा, PK एक्ट भी, बुनियादी इंसानी हकूक़ भी, तमाम तर जो है वो जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर दो चार है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी तक तब्दील नहीं किया गया, हालांकि उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, जजेस अपनी मर्जी से बैठाए गए हैं, अदालतों को कंप्रोमाइज़ किए गए। तो ये रूल ऑफ लॉ के अंदर ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर कानून हो, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर हो, ये ना हो कि लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए, उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, अगवा किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। तो रूल ऑफ लॉ जो है उस पर तमाम तरह क्लैरिटी हो जाएगी। APC के बारे में बताइए, आप लोगों की तरफ से कंडीशन आ रही है कि APC में शिरकत होगी जब पैरोल पर रिहा होंगे बानी PTI। आप वाकई ये शर्त रख रहे हैं या फिर आपकी ये ख्वाहिश है? देखें, शिबली फराज साहब ने जो बयान दिया था उन्होंने उस सिनेरियो के अंदर दिया था कि क्योंकि आप देखें तो इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जिनकी सपोर्ट पूरे पाकिस्तान में है, यानी पंजाबी हों, सिंधी हों, बलोची हों, पठान हों, HK, GP, हर मकातब फ़िक्र वाले लोग जो है उनके ऊपर एतमाद करते हैं और वो आपने 8 फरवरी को देख लिया। अब जब वो मौजूद ही नहीं होंगे जिसके ऊपर अवाम को, इस पूरी कौम को एतमाद है, तो फिर कैसे जो है मसले का हल निकल सकता है? लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि भाई आप तो NRO मांग रहे हैं, फिर ये तो आप असल में एक शख्स के लिए ये सब कर रहे हैं, असल में मुल्क की मफादात आप नज़रअंदाज करें, हुकूमत ये बात कह रही है, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? इसको ऐसे काउंटर करेंगे कि इससे पहले अपेक्स कमेटी का इजलास जब हुआ था, अली अमीन साहब गए थे और उन्होंने जाकर ये कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके मामला हल किया जाए। जो वफाक ने सीरियसनेस शो नहीं करवाई,
फिर केपी के अंदर जब मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि आप बात कर लीजिए, यानी अली मीन को ऐड दिया गया कि आप इसमें जो है वो जो जिरगे हैं या जो मुख्तलिफ यहाँ पर हैं ग्रुप्स हैं उनको बुलाइए, लेकिन वफाक की तरफ से बिल्कुल गैर और वो TRO उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हम तो ऑलरेडी इस मौक़िफ़ के ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि जो रोल है वो आप अदा नहीं करें और तमाम इदारों को एक जमात के ऊपर क्रैक डाउन करने के लिए लगाया हुआ है कि उसको पर्चे में डाल दो, उसको उठा लो, उसको गिरफ्तार कर लो, उसकी जमानत कैंसिल करवा दो, उस जज को थ्रेट कर लो, उस जज को डरा लो, उसका कोई भाई उठा लो। तो वो फोकस खत्म करके कि किसी का फ़ोन टैप करके डिवाइसेस लगा के उस चीज़ से निकल कर तो जो फोकस है मसले का, जो तमाम मामलात का हल है उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो जब आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप इसके अंदर जो है वो कुछ कर भी सकेंगे। जब आपका फोकस ही नहीं होगा एक काम के ऊपर तो फिर कैसे मामला हल हो सकता है। पंजोता साहब, हुकूमत भी ये एक्सपेक्ट कर रही है ना कि भाई आप ये सारी चीज़ें साइड पे रख दें इस वक्त के जेल में कौन है, किसको पैरोल पर रिहा करना है। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि ऑन द फेस ऑफ दिस कंट्री आप सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म की हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की एक नई लहर है, यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की ज़रूरत है। उसमें उनके अल्फाज को मैं कोट करूँगी कि आप ये पख डाल रहे हैं कि खान साहब को जी पैरोल पर रिहा करें। आप ज़रूरी आपको लगता है कि अनकंडीशनल होना चाहिए इस वक्त सपोर्ट? आप अग्री करते हैं इस बात से? देखें, इससे पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि अली अमीन साहब में मौजूद थे और 2 मीटिंग्स जो थी कोई क्या इस तरह का उस वक्त मुतालबा रखा गया था। वो तो उस वक्त जब बात हो रही थी दहशतगर्दी के हवाले से तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि हम तो बिल्कुल एग्री हैं, आप इसके अंदर रोल ज़रूर अदा कीजिए, आप एग्री नहीं हो रहे। तो वफाक ने सीरियसनेस तो नहीं करवाई। अब जहां बात रहेगी कि आज अगर हालात इस तरह से बिगड़ चुके हैं और जिस तरह ये सानिया हुआ बलूचिस्तान के अंदर, तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर कि वहाँ पर बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले बलोच और बाकी जो मुतालबे रख रहे हैं, तो उसमें इमरान खान साहब का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्रेडिबल आदमी है। तो वो लोग जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है वो कैसे फैसला कर सकते हैं सारे इतने सीरियस इशू के ऊपर। पंजोता साहब, पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हमें इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हुकूमत ख़ास तौर से जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है उस पर ये आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप जो है वो दुश्मन मुल्क की ज़ुबान बोल रहे थे। आपकी जानिब से इस तरह की जारहाना ट्वीट्स की गई पीटीआई की तरफ से। अब पीटीआई ने तो डिसोन किया है काफ़ी सारे अकाउंट्स को, लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया पॉलिसी है उसको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है? और ये भी ज़रा से हमारे पास खबरें आई हैं कि अब अंदर भी पीटीआई के अपने अंदर भी ये बात चल रही है कि इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तशवीश पाई जा रही है अंदर। सही है ये बात? लेकिन बात यह है कि पीटीआई ऑफिशियल से तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जो कोई किसी मुल्क के खिलाफ हो। हाँ, हम ये ज़रूर इस्लाह की बात करते हैं, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि पॉलिसी जो है वो ठीक होनी चाहिए, हम कहते हैं कि फोकस उनका ठीक होना चाहिए, हम कहते हैं कि मामलात को इस तरह से लेकर चलें तो बेहतरी हो सकती है। तो इस्लाह उससे पहले हम मजम्मत करते हैं, उस पर अफसोस भी करते हैं और फिर इस्लाह की भी बात करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अगर वो इस्लाह की बात ही ना करे तो फिर उसने क्या बात करनी है? तो पाकिस्तान की अवाम अगर सपोर्ट कर रही है पीटीआई को, तो पीटीआई का मौक़िफ़ ऐसा है तो सपोर्ट कर रही है ना। 8 फरवरी को आपने देख लिया, अगर हमारा मौक़िफ़ गलत होता, अगर हमारे ट्वीट्स गलत होते, अगर हम गलत जगह पर स्टैंड कर रहे होते तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो ना खड़ी होती साथ। यानी मुझे दिखा देना कि ये कहते हैं ना कि इमरान खान ने गुमराह किया, तो नवाज शरीफ साहब आप अवाम को गुमराह कर लीजिए, शहबाज शरीफ साहब आप अवाम को गुमराह कर लीजिए। आपने तो कहा था कि वोट को इज्जत देनी है और फिर आपने वोट को वो इज्जत दी कि लोगों के ऊपर गोलियां तक आपने चला दी, सिर्फ किस लिए कि इक़्तिदार की खातिर ये लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान आज जेल में इक़्तिदार की खातिर नहीं बैठा, क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो इक़्तिदार की खातिर इस तरह से ये लोग बैठे हैं कि आप गोली चला दो, पीके एक्ट लेकर आ जाओ, 26वीं तरमीम कर दो, लोगों को उठा लो, अगवा कर लो। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आज तक हुआ है वो किस वजह से हुआ है? इसलिए कि ताकि इक़्तिदार बरकरार रहे। और वो इमरान खान जो आज भी असूल पे खड़ा है वो बाहर निकल सकता है डील करके, वो लंदन भी भाग सकता है, लेकिन वो नहीं भाग रहा। वो अपने मौके पर कायम है। वो कहते हैं हमारे अदारे आज़ाद हो, वो कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, वो कहते हैं कि हम शान से जिए, हम इज्जत से जिए। तो इसलिए वो अंदर जेल में है। तो आपने उसकी बीवी को जेल में इसलिए डाला ताकि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, उस पर दबाव डाला जा सके। वो टूट नहीं रहा, लेकिन ये तमाम तरह कंडक्ट कर लें तो ना इमरान खान, ना उनके लिए, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप एक वर्कर भी तोड़ सकते हैं। और सपोर्ट इमरान खान को हासिल है और इंशाअल्लाह ताला ये जुल्मत की रात देर नहीं चलती, ये हक का सूरज जो है वो तुलू होगा और फतह इस अवाम की होगी,
पता सच की होगी। वो ठीक है मंजौता साहब आपकी बात, लेकिन आप आर यू सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ सोशल मीडिया? जो कंटेंट हमें नज़र आता है, हम देखते हैं ना कि इस तरह के मौक़ों पर हमें पोलराइजेशन मज़ीद नहीं चाहिए होती है, हमें ये चाहिए होता है कि एक जो नैरेटिव चल रहा है, ज़ाहिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है, उस पर एक यूनाइटेड फ्रंट हमें नज़र आए। बट सोशल मीडिया पर जिस तरह का कॉन्टेंट और प्रोपेगेंडा का जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है, आपको लगता है कि ये मज़ीद एक डिवाइड पैदा करता है, पोलराइज कर रहा है सोसाइटी को, या आप सेटिस्फाइड है कि ये ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखें, जो गुमनामी अकाउंट है ना, जिनका यानी पीटीआई से कोई वास्ता है, वो पत्नी किस किस बना दिए के लोगों ने भी बना दिए, और भी ऐसे गुमनाम अकाउंट हैं जो हमें भी गालियां दे रहे होते हैं, तरह की चीजें कर रहे होते हैं, जो हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, पीटीआई ऑफिशियल से मुझे दिखा दें कि कोई एक स्टेटमेंट जो फलाह के अलावा हो, जो मुल्क में जो इस्लाह है उसके अलावा हो, तो मुझे दिखा दें। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। अवाम क्यों ना बात करे, अवाम बात करेगी। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप ये सारा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर तनकीद। ये पीका लॉ क्यों लेकर आए, ये किस वजह से लेकर, इसलिए ताकि बात रखी। आर्टिकल 19 आपको हक देता है कि आप बात कर सकते हैं, आप इज़हार राय का कर सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय है? आर्टिकल आपको हक देता है आप एहतजाज कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का हक है? आर्टिकल 17 आपको देता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई राइट ऐसा अवेलेबल है जो आइन के मुताबिक आपका हक है? यहाँ तो लोगों को रहने के लिए, उनका सांस लेने के ऊपर जो है वो आप टैक्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं कि कोई बात ना करे, कोई तनकीद ना करे, कोई ट्वीट ना करे, कोई जिक्र ना करे। लोग बात करेंगे और आप बर्दाश्त कीजिए, और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब आप जो है उस कटहरे के अंदर खड़े होंगे, क्योंकि आपने मुल्क लूटा है और आवाम जो है उसका राज होगा। यानी मैं आपसे एक दफ़ा फिर पूछ लेना चाहती हूँ कि ये मामला खान साहब के सामने उठाने का अभी पार्टी के अंदर कोई इरादा नहीं है कि सोशल मीडिया की पॉलिसीज़ पर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं कि हमारे कोई ऐसी है ही नहीं। इसको क्यों ऐसा ये प्रोपोगेट किया जा रहा है कि अच्छा, ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि ये कि दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। हमने मजम्मत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजौता साहब मौजूद थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, और अब सोशल मीडिया के हवाले से अब उन्होंने यही बात की है कि अभी इस पॉलिसी पर कोई नज़रसानी करने नहीं जा रहे हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो इत्तेहाद बनने जा रहा है उसकी भी शराइत अभी तक सामने नहीं आई हैं। आज का सबसे अहम सवाल ये कि मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के साथ आखिर कैसे निपटा जाए। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक वाक़े के बाद पाक फ़ौज ये इंदिया दे चुकी है कि अब रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए हैं। हुकूमती हल्के भी कह रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में, अब उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान और उसके पीछे भारतीय एजेंसीज मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाद DGISPR ने यही शवाहिद कौम के सामने रखे कि एक तरफ भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने यह भी बताया कि ट्रेन को हाईजैक करने वाले BLA के दहशतगर्द सैटेलाइट फ़ोन्स के ज़रिए मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से राब्ते में रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी तो समझ में आती है, मगर अफगान तालिबान जो कभी पाकिस्तान के दोस्त कहलाए जाते थे, वो हमारे दुश्मन क्यों बन गए हैं? जिन पर पाकिस्तान हमेशा एहसान करता आया, वह एहसान फरामोशी पर कैसे उतर आए? जिन्हें हमेशा बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान ने तस्लीम किया, अफगानी आज पाकिस्तान को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? जिन लाखों अफगानियों को लगभग 4 दहाइयों से पाकिस्तान ने संभाल रखा है, वो अफगानी आज इसी सरजमीन पर क्यों दहशतगर्दी के सहूलतकार बन बैठे हैं? 2020 में कतर में दोहा मुआहिदा होता है। वहाँ अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया को जुबान दी कि उनकी सरजमीन कभी किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अफगानिस्तान के 14 सूबों में 24 बड़ी दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। कलदम तंजीम TTP के बाद बलूचिस्तान में एक्टिव BLA के ठिकाने भी कहीं और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में ही है, लेकिन अफगान तालिबान ये हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है। क्या TTP और BLA पाकिस्तान दुश्मनी में एक हो चुके हैं? सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिफारती चैनल से बात करनी चाहिए या फिर दोबारा सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है? अमेरिका ने जल्दबाजी में जो अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा था, वो अब TTP और BLA के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरहदों पर कड़ी निगरानी के बावजूद दहशतगर्दों की आमदो रफ्त कैसे हो रही है? क्या उनकी आमाजगाहें सिर्फ अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में हैं? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ज़रूरत है या फिर एक फ़ौजी ऑपरेशन की?
वेलकम बैक व्यूअर्स। बलूचिस्तान में सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद हुकूमत ने जहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है, वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का भी मुतालबा कर दिया है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पारा चिनार से बुलान तक आवाम को कत्ल किया जा रहा है। आलमी साजिशें पीछे पड़ी हैं कि आज मुल्क को माजी से ज़्यादा खतरा है। हमारे दरमियान इख्तलाफात का फ़ायदा दुश्मन क़ुव्वतें उठा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान को एक और नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। नए नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब केपी से लेकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और हुकूमत पर एतराज़ उठ रहा है कि वो नेशनल एक्शन प्लान में मुकम्मल अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2014 में सानिहा APS के बाद 20 निकाती एक्शन प्लान बनाया गया था। फिर 2021 में इस पर नज़रसानी करके इसे 14 निकाती किया गया। अब ज़ाहिर है, जब भी कोई कौमी एक्शन प्लान तैयार किया जाता है तो उसके लिए कौमी इत्तेफाक राय चाहिए होता है, लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन में ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कौमी असम्बली में ही देख लें, दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िक़ा मज़म्मत करारदाद मंजूर तो हुई, मगर उसके बावजूद हुकूमत और PTI एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करते हुए नजर आए। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों को इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने APC बुलाने का भी ऐलान किया है, लेकिन PTI ये समझती है कि हुकूमत मसले के हल के लिए संजीदा नहीं है। अगर संजीदा है तो पैरोल पर इमरान खान को रिहा करके APC में बुलाया जाए, जबकि यहाँ हुकूमत का मानना यह है कि माजी में इख्तलाफात के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कौमी इशूज़ पर इकट्ठी होती रही है, लेकिन PTI को नेशनल कॉज से ज़्यादा अपने बानी की रिहाई अजीज़ है। हुकूमती हलकों का एक इल्ज़ाम ये भी है कि ट्रेन हाईजैक पर PTI का सोशल मीडिया दुश्मन मुल्क भारत की ज़ुबान बोलता रहा, मगर PTI ये कहती है कि अगर हुकूमत में बैठे लोग सियासी मुखालिफिन को इंतशारी करार देंगे तो ऐसे में कौमी यकजहती कैसे पैदा होगी। PTI की तरफ से एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि जब भी KP में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इसका मलबा PTI की सूबाई हुकूमत पर डाल दिया जाता है। तो हालिया दहशतगर्दी पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नाकाम क्यों नहीं कहा जा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान का मसला नया नहीं है, ना ही किसी एक हुकूमत को इस बिगाड़ का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान का मसला संगीन से संगीन होता जा रहा है, मगर अभी तक हमारी सियासी क़यादत इसका हल ढूंढने में लगी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी तकाज़े क्या हैं और हम इस पर क्या कर रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। नेशनल एक्शन प्लान 2 पर बात करते हैं, मगर उससे पहले ये ज़रूरी है समझना, आप बताइए एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के नेशनल एक्शन प्लान 2 की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। नेशनल एक्शन प्लान मौजूद था, 14 निकात मौजूद थे, कहाँ पर हमें फेलियर देखने को मिला? बात फेलियर की नहीं है। पहले जब एक बड़ा उभार आया, बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो सारी जमातों ने सर जोड़ के फैसला किया, नेशनल एक्शन प्लान बना और बड़ा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, हमने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, पूरी कौम की ताईद उसके साथ रही। उसके कुछ हिस्सों पे अमल दरामद प्रॉपरली नहीं हो सका, हम उसका नैरेटिव जो है उसका पूरी तरह काउंटर नहीं कर सके, और जो फिक्री जहत है उसका मुकाबला करने के लिए या उसको ठीक कर जो कर सके या उस तरह जितनी जरूरत ही नहीं कर। तो आज चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, तो ये सोचते हुए कि इस वक्त भी एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है, और वो नेशनल एक्शन प्लान को यानी एक्शन प्लान 2 कहा गया कि पहले एक आया था, एक और बनाया। तो वो इसीलिए कहा गया, मुतालबा इसीलिए है कि पहला जो प्लान था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, एक और प्लान बनाइए ताकि अब हम बलूचिस्तान का इशू भी उस पे हो, KP का इशू भी उस पे हो। कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत होती है कायरा साहब, जब भी कोई कौमी एक्शन प्लान बनाया जा रहा होता है। तब भी हमने देखा जब 2014 में ये बात सारी हुई तो सब इकट्ठे नज़र आए, मुत्तहद नज़र आए, मगर इस वक्त जो मौजूदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें आपको इत्तेफाक राय होता नज़र आ रहा है PTI की मौजूदगी में? इत्तेफाक राय की कोशिश करनी चाहिए। हमने अपने दौर में 2008 से 2013 के दौरान बहुत सारे इश्यूज पे, बल्कि कुछ 95% लेजिस्लेशन जो थी वो इत्तेफाक राय की थी। इत्तेफाक राय जरा मुश्किल काम होता है और उसके लिए आपको खुले दिल से दीगर राय जो है वो भी माननी पड़ती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई एक जमात अगर उस राय पे नहीं आती तो मुल्क की बाकी जमातें अगर उस राय पे आती हैं या उस राय के साथ खड़ी होती हैं तो उस राय को मानना चाहिए। PTI को इत्तेफाक राय में आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो ठीक है, वो एक साइड पे हो जाएं,
गवर्नमेंट को उनका इंतजार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनको बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बिल्कुल हठधर्मी का शिकार हो तो ठीक है, उनके लिए उनका रास्ता है और बाकी जमातें अपना रास्ता पैदा करें। उनकी इस डिमांड को आप कैसे देख रहे हैं, जो वो यकजहती के लिए एक डिमांड रख रहे हैं ना कि पैरोल पर आप पहले रिहा करें इमरान खान साहब को, ये डिमांड कितनी जस्टिफाइड लगती है आपको? उनकी तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिहा करो। हुकूमत कह रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनको इमरान खान साहब की इस डिमांड से ऊपर उठना चाहिए। इमरान खान साहब नेशनल इलेक्शन प्लान में क्या राय देंगे, तो उनकी जमात उनसे जाके राय ले ले। वैसे तो हमें पता ही है कि वो तो तालिबान को 50,000 खानदानों को उन्होंने ला के असले समेत उनके जत्थों समेत आके आबाद करने की इजाजत दी थी। वो तो उनके सपोर्टर थे, वो तो उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए थे। लेकिन इवन देन उनसे राय लेनी चाहिए, उनकी जमात का ये हक है। लेकिन अगर उस पर वो नहीं आते तो मैं समझता हूँ इस बुनियाद पे कि पीटीआई नहीं मान रही, हुकूमत को ये एपीसी मुलतवी है, इसको डिले नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे इसका इनेकाद करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि पीटीआई उसका हिस्सा बने। नहीं बनते तो बिस्मिल्लाह, आप अपना जो है बाकी जमातों से राय लीजिए और राय लेके एक फर्म स्टैंड लेके, ये ना हो कि हमारा होता ही है, साइल होते हैं मुल्क को कि जब भी कोई क्राइसिस खड़ा होता है तो जब वो क्राइसिस बेहतरी की तरफ चलता है तो हम जरा ढीले पड़ जाते हैं। कोई और चीज, कोई और क्राइसिस खड़ा होता है, तवज्जो उधर चली जाती है, तो पहला जो मामला होता है वो से पुष्ट पड़ जाता है। यही वजह है कि हम बार बार ऐसे उभार देख रहे हैं जो आस्ता आस्ता तगड़े होते जा रहे हैं। इनको वंस फॉर ऑल अब सेटल करने की जरूरत है। ऐसे में जबकि यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की ज़रूरत है, कायरा साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है, जेयूआई और पीटीआई में मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है टू द कॉज जो इस वक्त हमें जिस चीज़ का सामना है, टेररिज्म? अगर पीटीआई बाकी जमातों के साथ मिलके अपोजिशन का इत्तेहाद कायम करना चाहती है तो हो सकता है, इसको पॉजिटिवली देखिए। ये इत्तेहाद हुकूमत को क्या तंग करेगा या हुकूमत के लिए क्या मसले खड़े करेगा? इस वक्त जो रियासत को मसला खड़ा है, हो सकता है वो अपने बाकी इत्तेहादी जमातों की बात सुन के और वो अपने मुतालबात को छोड़ के इस कौमी इत्तेफाक राय में शामिल होने पे तैयार हो जाए। अच्छा, बलूचिस्तान के मसले के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी गुंजाइश है नेगोशिएशंस की, सियासी मुज़ाकरात की, या फिर आपको लगता है कि अब देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ फौजी ऑपरेशन? देखिए, सियासी मकालमा तो बहुत ज़रूरी है और वो सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जो बंदूक बरदार है उसके साथ क्या मुकालमा होगा? उसके साथ तो बंदूक की ज़बान में बात करनी होगी। वो तो चंद लोग हैं, वो बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदा नहीं है और वो अपनी राय, अगर लोगों के राय बंदूक के जोर पे छीनना चाहते हैं तो जिस तरह हम तालिबान के खिलाफ भी लड़ना होगा, क्योंकि बंदूक बरदार जो है, ये बंदूक के जोर पे अपनी राय मनवाने वाला, वो तालिबान हो, बलोच कौम परस्त हो, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हाँ, जो बंदूक छोड़ के मुकालमा करना चाहता है, बिल्कुल उसकी बात सुननी चाहिए। और ये बात भी देखने की जरूरत है कि ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। क्यों मिसिंग पर्सन है? क्या तवक्को है कि अगर एक बंदे को एक दफा पकड़ा जाता है, दूसरी दफा पकड़ा जाता है, वो बार बार छूट जाता है इसलिए कि उसके खिलाफ गवाहियां उस तरह नहीं मिलती और वो लोग बीएलए के अंदर मौजूद होते हैं, वो मुल्क से बाहर जाके बैठे होते हैं, आप उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके बैठे हैं। मुझे बलूच साहिबा का बहुत एहतराम है, अवाम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो अवाम की लीडर तब बनेंगे, उन्हें चाहिए वो किसी जमात में शामिल हो या अपनी जमात तश्कील दे और वो बलूचिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस में आए। ये फैसला कर लेना कि अगर आपने अवाम से बात कर दी है तो जमहूरियत तो अवाम से बात करती है, जमहूरियत सरदार से बात नहीं करती, सरदार से तो अथॉरिटेरियन रूल बात करता है, वो तो फिर जमहूरी निज़ाम नहीं मांगता ना। तो आपको ये फैसला करना पड़ेगा। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी राय तल्ख है, उनके अंदर जिस वक्त गुस्सा है, जो भी है, वो अपनी राय को उसको सियासी रंग देने के लिए या तो किसी जमात में शामिल हो जाए या अपनी जमात खड़ी कर ले और इलेक्टोरल प्रोसेस में आए। और अगर वो बंदूक बरदारों का साथ देना चाहेंगी तो फिर बंदूक बरदारों के साथ तो बंदूक की ज़बान में बात की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, स्क्रूटनी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो चुके हैं, ये इंडिया दे दिया गया है पाक फौज की जानिब से, मगर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? जिस तरह रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखें उसमें एक तो इंटरनेशनल एग्रेसिव डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है, और जिस ऑलरेडी हम कर रहे थे, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी है, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो कल एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने एक तो कंडेम भी किया, फिर उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की मदद करे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो परपरेटर्स है, प्लानर्स हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आई है। फिर कंडेमनेशन यूनाइटेड स्टेट, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं उन सब ने किया। सो पाकिस्तान के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं, और जिसमें चीन की मदद से भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपोज इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी 5 हम डोजियर्स जमा करा चुके हैं, हमारे पास एविडेंस है। इंडिया ऑलरेडी टेरर जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, तो वो ऑलरेडी एक लाइमलाइट पे है, तो एक वो फैक्टर है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे ऑलरेडी जो DGISPR ने कहा है कि रूल्स जो हैं वो अभी तब्दील हो चुके हैं। सो द वार विल बी टेकन टू द प्लेस जहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है। सो अफगानिस्तान में बेसिस हैं, कैंप्स है, वहाँ पे वेपन्स है, इक्विपमेंट है। नॉट ओनली फितना और ख्वारिश वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ब्रास वाले भी काबुल में भी मौजूद हैं, कंधार में है, हिलमंद में है, जाबुल में है, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो उनको भी स्ट्राइक किया जाएगा, और बिल्कुल उनके जो फैसिलिटेटर्स है, प्लानर्स हैं, एसाइड्स है, तमाम स्ट्राइक्स होंगी। और एक और ऑप्शन हमारे पास है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लाइकली जो अभी होने जा रही है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकती है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको हम रिविजिट कर सकते हैं विद एक नेशनल कंसेंसस। ये जो दो तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठी होती हुई हमें रिसेंटली नज़र आई हैं, TTP का नेटवर्क है, फिर बलोच लिबरेशन आर्मी, इनकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग हैं, इनके कॉजेज़ अलग अलग हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं। फिर क्या वो ग्राउंड कॉमन मिला इनको कि पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों इकट्ठी हो गई? इंडियन ड्रॉ, दैट वाज द कॉमन ग्राउंड। देखें कि 2018 में इंडिया ने ब्रास बनाई, जिसमें बलोच टेररिस्ट आउटफिट जितने भी थे, BLA थी, BLF थी, BRG थी, BRA और BNA, इन सबको मिला के ब्रास बनाई, बलोच राजे अजोई संगठन के नाम से। और इनका जो मिशन था बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और स्ट्राइक्स कराची में भी करना। 2020 में उन्होंने ये कंसोर्शियम बनाया जिसमें फितना और खारिज को ब्रास के साथ मिलाया। इन आपस में जो मिलवाने में रा ने कलीदी किरदार अदा किया NDS की मदद के साथ। सो इनको आपस में मिला, और फिर इसके बाद रिसेंटली अगर आपको याद हो, एक नसरुल्लाह पकड़ा गया था वहाँ पे बलोचिस्तान में, वाइल ही वाज क्रॉसिंग इनटू चमन। तो वहाँ पे जब वो पकड़ा गया तो उसने यही बयान दिया था कि वो उसकी सारी मूवमेंट थी वो फैसिलिटेशन जो करवाई BLA ने करवाई, और उसने ये भी बताया था बशीर ज़ैद जो है कि वो काबुल में मौजूद है। तो ये देखिए इनके आपस में लिंक है, और ये सुसाइड जो हमले भी हुए हैं, तो आप इसमें भी इनके पीछे फितना और खारिज की एक आइडियोलॉजी इसमें शामिल है। सो डिफरेंट है, लेकिन मकसद एक है। प्रॉक्सी से दोनों ये सब जो है, चाहे फितना और खारिज है, चाहे जो BLA वाले हैं या ब्रास के लोग हैं, पीछे राह है, अफगानिस्तान के फैसिलिटेशन शामिल है। अल्टीमेटली एम जो है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। ये जो एक बहाना दिया जाता है मुसलसल, जब पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए जा रहे होते हैं बज़ाहिर बलूचिस्तान में, तो ये बहाना कि जी हम एहसास महरूमियत का शिकार हैं, हमें पसमानदगी है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब दहशत गर्दाना हमला हो जाता है तो ये बलोच कॉज जिसकी बात की जाती है, ये नलिफाई नहीं हो जाता? जी हाँ, देखिए ऐसा तो बलूचिस्तान में ऐसे एहसास मरहूमी की कोई बात नहीं है। अभी जितने वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेकोडिक है, सैंडिक है या गवादर पोर्ट है, 80% जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स हैं मकामी बलोचों के पास है। बलूचिस्तान में मैं खुद 10 साल से ऊपर रहा हूँ, वहाँ पे 25,000 किलोमीटर के रोड्स हैं, 8 बड़ी हाईवेज हैं, 900 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, 13 बड़े जनरल हॉस्पिटल्स हैं, 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं।
एडेड कॉलेजेस है, सो मेनी थिंग, वहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट है। सिंस ये देखें कि ये जो लोग हैं ये अभी एक किस्म के जो यंगस्टर्स को फोकस करके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और पैसा बाहर से आ रहा है, जैसे मैंने कहा इंडिया इसमें इंस्ट्रूमेंटल है। तो एज सच कोई ऐसा मसला नहीं है, बातचीत के लिए भी गवर्नमेंट भी तैयार है। तो लेकिन सिंस ये तो चाहते ही नहीं है, वही तो चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जिसमें कि पैनिक हो, केओस है, कंफ्यूजन हो, जिसके लिए बाहर से पैसा आ रहा है। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस में जो वाकया है जिसमें इंडियन कनेक्शन है, अफगान कनेक्शन इसमें शामिल है, तो मेरा ख्याल में बहुत सारी ताकतें भी शामिल हैं। और बलूचिस्तान इसलिए देखें एक ग्रेट गेम इज बीइंग प्लेड जो बलूचिस्तान में, और उसमें लोगों का इंटरेस्ट है। चाइनीज वहाँ पे मौजूद है, साथ ही ईरान मौजूद है, तो उन सबको बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट, चाइना भी है, अफगान और ईरान भी है, तो वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान की सरजमीन को यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारे मसाइल दैट्स वाई वो जनरेट कर रहे हैं। मसूद साहब, नेशनल एक्शन प्लान 2 की अब बाज़गश्त हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल में। नेशनल एक्शन प्लान 1 की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि जो भी निकात उसमें थे उन पर अमल दरामद में कहीं ना कहीं फ्लॉ रहा है, तभी अब हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत पड़ी। उन फ्लॉज की अगर आप निशानदेही कर सकें। जी हाँ, देखें दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 2015 में ये आफ्टर APS पेशावर अटैक के बाद ये कंसीव किया गया था, बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल तक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। इवन एक मिसाल ये थी कि हमारे मदरसों की रजिस्ट्रेशन होनी थी, वो नहीं हो सकी जी। और बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही थी। और जिस तरीके से देखें कि जो सिक्योरिटी है 18th अमेंडमेंट के बाद इट हैज बिकम ए प्रोविंशियल इशू, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज आप देखें कि इदारे जो सूबाई प्रोविंशियल हुदूद में जो इदारे हैं, CTD है, लेवीज हैं और या पुलिस है, तो वो अपने जो फ्राइज है, जिनको एक्सपेक्टेशन है, वो वहाँ से पूरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सबकी तवक्को, सबके जो दे लुक टुवर्ड्स आर्मी एंड फ्रंटियर कोर, मेरा ख्याल में हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक रोल अदा करना। दिस वाज नेशनल एक्शन प्लान। सो मेरे ख्याल में राइटली दिस द रिक्वायरमेंट कि आपस में हमें बैठना चाहिए, ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस होती है हमें रिविजिट करना चाहिए और चीज़ें हमें दोबारा अपना एक डायलॉग करने के बाद, नेशनल डायलॉग के बाद हमें एक लाहे अमल तय करना चाहिए कि हमने क्या करना है। और प्रॉब्ली मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए चीज़ें हम राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और वी वांट कि ये चीज़ें सही मानों में इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। नौजवानों को कौमी धारे में लाने की बात होती है बलूचिस्तान के। नेशनल एक्शन प्लान में भी इस चीज़ का तस्करा किया गया कि कौमी धारे में लाएं ताकि शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब ना हो। आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से उस ज़िम्न में एफ़र्ट्स की गई और वो कारगर साबित नहीं हुई, या फिर एफ़र्ट्स की ही नहीं गई? एफर्ट्स तो की गई हैं और एफर्ट्स हो भी रही हैं। और इसमें यह है कि बलूचिस्तान में हमने देखा इवन द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी बड़ी कोशिश है कि यंगस्टर्स हैं, देखें मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं यंगस्टर्स हैं, उनको एकोमोडेट करना है, उनको स्किल ट्रेनिंग है, जॉब्स वगैरह देने की कोशिश की जा रही है। तो हमें बिल्कुल हमें इन पे फोकस करना चाहिए, इनको हमें ऑन बोर्ड यंगस्टर्स को लेना है ताकि वो सही मानों में एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव रोल बलूचिस्तान के सोसाइटी में अदा कर सकते हैं। एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन यकीनन इसमें मज़ीद गुंजाइश की ज़रूरत है और कोई महरूमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि हमें जो मेंबर्स असेंबली है, स्पेशली जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 65 मेंबर असेंबली है, तो मेरा ख्याल में हम कम ही किसी को देखते हैं वो ग्राउंड में जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट करते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट है और कि वो इंटरेक्शन होने चाहिए, हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए खास तौर पे यंगस्टर्स को। और वो तमाम मौके, जिस तरह मैंने कहा एजुकेशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली आर्मी ने भी क्रिएट की है, फ्रंटियर कोर ने भी क्रिएट की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी की है। तो मेरा ख्याल में हमें और मज़ीद इसमें यकीनन गुंजाइश की ज़रूरत है, उन सबको हमें ऑन बोर्ड लेके जाना चाहिए। मसूद साहब, आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ अब हमें डिप्लोमेटिक पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है? जी हाँ, देखिए ऑलरेडी हमारे ख्याल में हमने तमाम ऑप्शन अपने एग्जॉस्ट कर दिए हैं कि हमने तो हर वो मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो समझ लें कि वो एक अफगान तालिबान वो इतना वो अपना आप डीड बन गए हैं। तो अब पाकिस्तान हमें अपने आहिस्ता आहिस्ता वो लेवरेज जो हमारे पास है हमें उनको यूज़ करना चाहिए। और राइटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन दिस डिसीजन की जो इलीगल अफगान से उनके डेपोटेशन दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। और तो देखें उसमें एक 7-7.5 लाख जा चुके हैं। अब ये जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर है तकरीबन 9 लाख के करीब है, उनको भी भेजना है।
तो डिप्लोमेसी को हम चांस जरूर देंगे, लेकिन थ्रू रीजनल कंट्रीज देंगे। इसमें चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ईरान है, इनके थ्रू हम डिप्लोमेसी करेंगे। डायरेक्ट देखिए अब अफगानिस्तान में, अब प्रेजेंट जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है, देखें कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। काबुल और कंदहार में डिवाइडेड, देयर इज अ डिवीजन। और आज की खबर थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी कोई 2 महीने के बाद अभी मंजर आम पे आए हैं। ही हैज लेफ्ट काबुल, और वो अभी खोस्त में अपने जो स्ट्रांग होल्ड में वहां पे चले गए हैं। तो और खबरें यही है कि हेबतुल्लाह अखुंज़ादा जो अमीर है, उन्होंने उनके पीछे कोई हेड मनी अनाउंस की हुई है। तो बड़े सीरियस सिचुएशन डेवलप हो रही है अफगानिस्तान में। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।